दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में हूं। तो मैंने जो लोगों से वादा किया है कि मैं पूरे ऑल इंडिया में जाकर के भ्रमण करके अच्छे से अच्छे लोगों से मिल कर के इंटरव्यू दिखाने का काम करूंगा। तो आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय आज हमारे बीच में कमलेश कुमार दोहरे जी हैं, जिन्होंने शायद काफ़ी समय से लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया। उनके बीच में महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हमारे बीच में हैं, हम आप लोगों को रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। तो सर जी, सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका बहुत आभार व्यक्त करता है, जो आपने बहुमूल्य समय हमें दिया। मेरे दर्शकों को आप समय दे रहे हो, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। जय भीम माननीय राजकुमार राय साहब, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप उत्तर प्रदेश जालौन से यहाँ चलकर आए हैं मध्य प्रदेश, तो हम आपका यहाँ स्वागत और आभार भी करते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि काफ़ी लंबे समय से, तो लगभग मैं 16 साल की उम्र थी तब मानव कांसीराम साहब के मिशन मूवमेंट्स में जुड़ा जी। और पहली बार मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मानव कांसीराम साहब के मिशन से सुना। और उसके बाद जब मैंने बाबा साहब के बारे में जाना, तथागत बुद्ध के बारे में जाना, साहू जी के बारे में जाना, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई, जो जितने भी हमारे कई महापुरुषों के बारे में जाना जी, तो उनको जानने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और इन महापुरुषों को जानकर लगा कि वास्तव में जीवन क्या होता है और एक सामाजिक जीवन क्या होता है। ये सारी चीज़ें जानी, तब से फिर हमने मुड़ के नहीं देखा और लगातार हम सामाजिक काम करते रहे, अपनी पढ़ाई भी करते रहे जी। इसी बीच में मेरा वन विभाग में शिक्षक भी था पहले, और शिक्षक के बाद फिर मेरा वन विभाग में चयन हुआ जी। वन विभाग में रहते हुए भी मैंने शासकीय सेवा में रहते हुए भी सतत गाँव जाकर, समाज के बीच जाकर बाबा साहब बुद्ध फुले साहू बताने का काम किया लोगों को। और उसका परिणाम यह है कि आज एक सीहोर जिले में ही नहीं, पर मध्य प्रदेश में एक बड़ी क्रांति पैदा हुई है जी। और इसका परिणाम ये हुआ कि मुझे भी कई बड़े संगठनों में काम करने का अवसर मिला। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मैं भोपाल संभाग का अध्यक्ष रहा हूँ, फिर 2 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने फिर मुझे राष्ट्रीय महासचिव का जो पद था मैं उस पर रहा, और 4 राज्यों का प्रभार रहा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और मैं पिछले 14 अक्टूबर तक इन सारे पदों पर रहा। फिर मेरे अपने पर्सनल कारणों से मैंने इसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का भी मैं वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ, बाकी जवाबदारी पद थे जी, उनको मैंने कुछ दिनों के लिए समय के लिए ड्रॉप किया है। और अभी मेरा काम बंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने काम, मेरे अपने एक अलग उद्देश्य के लिए मैंने उसको छोड़ा है और उसके लिए लगा हूँ। लेकिन आज भी मेरे प्रतिदिन कम से कम 10 गाँव में दौरे होते हैं और लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ और लोगों से चर्चा होती है। जी सर जी, कहीं ना कहीं मेरे दर्शक जवाब को, सब सवालों को लिए बैठे होंगे। आप एक सरकारी जॉब में होते हुए भी आप सर समय कैसे निकाल लेते हैं? देखिए, सरकारी सिस्टम की बंदिशें हैं, वो रहती है निश्चित है, 8 घंटे का काम है। इसके बाद में आपकी जो ड्यूटी है, सबसे मैं बताना चाहता हूँ आपको, मुझे मेरी ड्यूटी है, मैं फील्ड में ड्यूटी रहती है मेरी। और जो मेरी फील्ड रहती है, जहाँ मेरी ड्यूटी रहती है, मैं उसी क्षेत्र को अपने मिशन के लिए भी चुन लेता हूँ। तो ड्यूटी हमेशा तो काम रहता नहीं। फील्ड में ड्यूटी है लोगों के बीच में जाना, उठना, बैठना। वहीं लोगों को हम तैयार करते हैं कि भाई अभी तो हम ड्यूटी में हैं, पर आप जब समय देंगे तो हम आपके बीच में आएंगे, चर्चा करेंगे अपने महापुरुषों की। और लोग आमंत्रित करते हैं, फिर रात में चौपाल लगती है, 150 लोग इकट्ठे होते हैं गाँव में, और बेहतरीन हम उनको बाबा साहब फुले साहू बताते हैं। लोग बहुत प्रभावित होते हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगता है और लोगों में परिवर्तन आता है। लोग अपना जीवन स्तर इस विचारधारा से ऊपर उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में एक बात बैठ गई है कि फूले साहू अम्बेडकर साहब ने जो सपनों का भारत बनाने का प्रयास किया, तो उनके पद चिन्हों पे आप चलने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, और हमें लगता है, लिखा है कि इस शान इस शौकत ईमान ना होता तो इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता। बिल्कुल। खुशियां न मिलती हमें इस वतन में यदि बाबा साहब ने संविधान लिखा ना होता। बिल्कुल।
बहुत सही बात कही आपने। तो सर जी, एक संविधान बहुत बड़ी चीज़ है। लोग विचारधारा को लेकर के चले न चले, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का लोग प्रयास करते हैं, और अगर बचाने का काम किया जाता है तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर बचेंगे। देखिए, दूसरा कोई चारा नहीं है दुनिया जी। में। जितनी समस्याएं हैं जी उस विचारधारा के नहीं होने के कारण है, होने से समस्याएं खत्म हो रही हैं। अम्बेडकर, फुले, साहू, बुद्ध की जो विचारधारा जब आती है तो वहाँ सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि समस्याएं क्या है? लोभ, लालच, शोषण, अत्याचार, भेदभाव, ये सब समस्याएं हैं देश की। और जी जहाँ बुद्ध है वहाँ तो ये सब चीज़ें है ही नहीं। जी या बाबा साहब है वहाँ ये सब चीज़ें है नहीं। तो जी। इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जब तक समाज तक जो लोग इसको समझ रहे हैं, एक सर्वे मैंने एक देखा था, आपको याद होगा जी कि बालाघाट का एक महाराष्ट्र बेल्ट एक सर्वे आया था जी कि सबसे अधिक बुद्धिस्ट शिक्षित है, उनका जीवन स्तर बाकी दलितों से ऊंचा है। बुद्धिस्ट जो SC ST उनको भी दलित माना जाता है, देश में जी, जो जी, चर्चा होती है। जी। पर एक सर्वे जो मैंने पढ़ा था उसमें लिखा था कि जो बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, उनका जीवन स्तर और जो अन्य दलित हैं जो अन्य चीजों को मानते हैं, उनके जीवन स्तर में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो ये विचारधारा का जो मतलब एनालिसिस करके मीडिया ने दिखाया था, बहुत ही बड़ा वो था। उससे लोगों को कहीं ना कहीं समझ में भी आई है वो बातें। जी तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, यहाँ पर सब चीज त्याग है। जितने महापुरुष हैं हमारे, उनने सिखाया क्या? त्याग सिखाया है। तथागत बुद्ध ने राजपाट छोड़ा, बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, अपना घर बार छोड़ा, सारी चीजें, कितनी परेशानियां उठाई। ज्योतिबा फुले को ले लें, माता सावित्रीबाई फुले, उनके त्याग को देखिए। तो त्याग सिखाते हैं ये। तो त्याग करने वाला कभी किसी का शोषण नहीं कर सकता। जी त्याग करने वाला हमेशा प्रेम, भाईचारा और समाज में मानवता स्थापित और समानता स्थापित करने का काम करता है, समाज को न्याय दिलाने का काम करता है। तो विचारधारा वास्तव में बहुत पवित्र है। इस विचारधारा से देश का उद्धार हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। नहीं हो सकता, सही कह रहे हैं आप। और सर जी, थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा। लोगों की ज़्यादा समस्या रहती हैं, जैसे पाखंडवाद, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास। बिल्कुल, ये और बहुत बड़ी समस्या है। जी, मेरा जो पैसे का सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, मुझे लगता है, मेरा मानना है सर, किन चीज़ों में ज़्यादा पैसा व्यस्त होता है। बिल्कुल सच्चाई ये देखिए क्या है कि रूढ़िवादिता है और जो सारी चीज़ें हैं ये व्यक्ति के दिमाग में बसी हुई है। और व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण कार्य, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य चीज़ों को छोड़कर वो अपनी सारी जो गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई है, वो अंधविश्वास में फूंक देता है। कई बार आप देखेंगे पटाखे फोड़ देगा, या कहीं यात्रा कर जी देगा, कहीं भी या करेगा। दूध बहा देगा, कुछ भी बहुत सारी प्रकार की इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो रूढ़िवाद और जो अंधविश्वास है वो तो समाज का दुश्मन है और वो तो पूरी तरह खत्म होना चाहिए। और ऐसे जो बीमारी है इसका इलाज अम्बेडकरवाद है। इसलिए तो इसको हम कहते हैं कि इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है। देश में सबसे बड़ा इलाज अगर कुछ है इस पाखंड का, तो वो है अम्बेडकरवाद और बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा। सही बात है। उनके विचारों पे जो चलने का प्रयास करेंगे लोग, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक जो धर्म है ना, वो एक वैज्ञानिक तौर तरीके से देखा गया, रिसर्च किया गया कि जब तक लोग बाग रिसर्च करेंगे, इस चीज को देखेंगे, तब वो आगे बढ़ेंगे। नहीं, जैसे माना कि मुझे सीहोर आना था, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं किसी इस व्यक्ति से पूछ लेता कि मुझे सीहोर जाना है, हो सकता वो किसी दूसरी ओर उंगली कर सकता था, इस साइड चले जाओ। तो मेरा कर्तव्य बनता है, अगर मैं उनको धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 2-4 लोगों से हमें पूछ लेना चाहिए और टैली करना चाहिए। सही बात, क्यों सर? बिल्कुल सही है। तभी माने जाएंगे कि आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हो। देखिए क्या है, बाकी में यही फर्क है। एक आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो पशु होता है ना, इंसान कब बनता है, जैसे वो भी हम भी धरती पे जीव हैं जी, और पशु भी जो बाकी है सब जीव हैं। तो उनमें और हमें सिर्फ फर्क यही है तर्क बुद्धि का। हम इंसान से जो तर्क बुद्धि लगाता वही इंसान है, बाकी तो पशु समान बहुत इंसान है। सही जो तर्क नहीं लगाते वो पशु हैं, वास्तव में वो अपने आप को इंसान समझ रहे हैं, पर वो पशु हैं। तो जो तर्क बुद्धि का उपयोग करता है, जो ज्ञान विज्ञान का उपयोग करता है, जो अपने दिमाग से हर चीज़ में सही गलत की पहचान करता है, वही मानव है, कोई मनुष्य है। बाकी तो एक भीड़ है बाकी जीवों की तरह। तो सर जी, आगे की प्लानिंग क्या बताएंगे मेरे दर्शकों को, क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, हम बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपनों का भारत है उसकी एक छोटी सी कड़ी है। और हम चाहते हैं कि ये देश भारत बोधमय बने। बोधमय का मतलब होता है बुद्धिमान लोगों का भारत बने, हर व्यक्ति तर्कवान और शीलवान बने, ताकि देश का अच्छा निर्माण हो। तो बाबा साहब का जो सपना था कि इस देश के लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, जो 4 चीज़ संविधान में दी है, ये मिले, और कहीं ना कहीं आज देश में कहीं दिखाई नहीं देती है। तो ये हासिल करने के लिए हम संघर्षरत हैं और बाबा साहब के सपनों का जो भारत है, बुद्धमय भारत। सर जी, मुझे लग रहा है एक शायर मुझे याद आ रहा है, किसी ने लिखा है कि ना पता कि जिंदगी में कब घट फूट जाए,
जी ना पता कि जिंदगी में कब शाम हो जाए। मैं तो ऐसा मौका ढूंढता हूँ कि कब मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। सही है बिल्कुल। अगर आपका जन्म हुआ है, देखिए लोग भांति भांति के, कोई आराम में, कोई ऐश में, कोई नशे में, कोई कहाँ लगा रहा है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। और आपका जन्म हुआ तो आपसे अगर समाज में कुछ मिल रहा है तो बिल्कुल निश्चित है आपको आपका जीवन तभी सफल होगा जब आप किसी के काम आओगे। जी तो काम तो आना बहुत जरूरी है। कहते कि अनाज वहाँ होता नहीं, यहाँ पानी का प्रबंध नहीं, भौरे वहाँ जाती नहीं जिस फूल में सुगंध नहीं। निभा सकते हैं ऊपर का व्यवहार सब, पर दिल वहाँ खुलता नहीं, यहाँ आत्मीय संबंध नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय सोशल रैली को दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ सर। जय नमो बुद्धाय। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।